नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। बाबर मात्र 11 वर्ष 4 माह की उम्र में फरगना का शासक बना। बाबर जैसे ही फरगना का शासक बनता है, उसका जीवन कठिनाइयों भरा रहता है। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपसे बताया था कि बाबर हमेशा से समरकंद को अपने अधिकार में करने का प्रयास करता रहा। इस बीच उसने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो बाबर की संघर्ष की जो कहानी पिछले क्लास में मैंने वहाँ पे छोड़ा था, वहाँ से आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो शासक बनने के बाद बाबर ने सबसे पहले समरकंद पर अधिकार करने का एक प्रयास किया 1496 ईस्वी में, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाबर अगले ही वर्ष फिर से समरकंद पे अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें वो सफल भी होता है, लेकिन यह सफलता उससे मात्र 100 दिन ही रहती है। दरअसल समरकंद पे बाबर के चाचा अहमद मिर्ज़ा का शासन था। बाबर के चाचा कौन थे? अहमद मिर्ज़ा। यहाँ पे देखते हैं, अहमद मिर्ज़ा जो कि बाबर के चाचा थे, वे समरकंद पे शासन कर रहे थे। अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद अहमद मिर्ज़ा के पुत्र अली मिर्ज़ा समरकंद का शासक बनता है। तो बाबर ने जब 1497 ईस्वी में अली मिर्ज़ा को हराकर समरकंद पे अधिकार कर लिया, तो अली मिर्ज़ा एक उज़्बेक नेता शैबानी खां, ध्यान देंगे यहाँ पे, उज़्बेक ये उज़्बेक नेता शैबानी खां है। बाबर के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1497 में जब बाबर समरकंद पे अधिकार कर लेता है, तो समरकंद का जो शासक था अली मिर्ज़ा, वह उज़्बेक नेता शैबानी खां की शरण में चला जाता है और बाबर समरकंद पे अधिकार कर लेता है। समरकंद पे अधिकार करने के बाद बाबर फरगना के प्रति थोड़ी उदासीनता दिखाता है और समरकंद में ही निवास करने लगता है। इसका लाभ उठाकर बाबर के छोटे भाई जहांगीर मिर्ज़ा, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बाबर के भाई जहांगीर मिर्ज़ा द्वारा फरगना पर अधिकार कर लिया जाता है। समरकंद में बाबर को जब एक खबर मिलती है कि फरगना में उसके भाई ने सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है, तो बाबर समरकंद से फरगना की तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले ही उसे पता चलता है कि फरगना पे उसके भाई का अधिकार हो गया है। अब बाबर वहाँ से फिर वापस समरकंद की तरफ जब आता है, तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया होता है। इस प्रकार बाबर समरकंद और फरगना को गवा देने के बाद निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं बाबर ना घर का रहा ना घाट का, यानी कि बाबर का जो अपना विरासत में मिली हुई जो फरगना था, राज्य था, उस पर भी उसके भाई का अधिकार हो गया और बाबर ने समरकंद पे जो विजय प्राप्त की थी वो भी उसके हाथ से निकल गया। तो इस तरह बाबर को खोजंदा की पहाड़ियों में निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो कुछ व्यक्ति हैं, अहमद मिर्ज़ा जो बाबर के चाचा हैं, बाबर के चाचा अहमद मिर्ज़ा ही समरकंद के शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद अहमद मिर्ज़ा के पुत्र अली मिर्ज़ा समरकंद पे शासन कर रहा था। उसी समय 1497 ईस्वी में बाबर द्वारा समरकंद पे अधिकार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही बाबर फरगना के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, उसी बीच अली मिर्ज़ा शैबानी खां की मदद से फिर से समरकंद पे अधिकार कर लेता है। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरह से बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद दोनों ही निकल जाते हैं और बाबर खोजंदा की पहाड़ियाँ, जो कि अफ़गानिस्तान
में हिंदू कुश पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। बाबर इन खुजंदा की पहाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर होता है। तो बाबर खुजंदा की पहाड़ियों में अपना जीवन गुजारता है। एक खुजंदा की पहाड़ियाँ आप याद ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबर अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया था। खुजंदा की पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये खुजंदा की जो पहाड़ियाँ हैं अफगानिस्तान में, वर्तमान के अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला है उसके अंतर्गत आती है। तो बाबर इसमें अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने सेना को संगठित करने का भी प्रयास करते रहता है। फिर उसके बाद बाबर 1501 में समरकंद पर पुनः अधिकार कर लेता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाबर ने समरकंद पे कब कब अधिकार किया। बाबर अपने पूरे जीवन में समरकंद पे 3 बार अधिकार करता है, लेकिन तीनों ही बार उसे गंवाना पड़ता है। एक बार तो आपने भी देखा कि 1497 में समरकंद पे अधिकार किया बाबर ने। उसके बाद फिर बाबर दोबारा 1501 ईस्वी में अपनी सेना को संगठित करके समरकंद पर पुनः अधिकार करता है, लेकिन 8 माह बाद ही सर ए पुल के युद्ध में हार जाने के बाद बाबर को समरकंद दोबारा छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, बाबर ने भारत में आने से पहले बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन लड़ाइयों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है सर ए पुल का युद्ध। तो आइए देखते हैं कि सर ए पुल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और इससे क्या जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सर ए पुल युद्ध का युद्ध सर ए पुल का युद्ध 1502 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर वर्सेज एक मिनट बाबर और उज्बेक नेता शैबानी खां के मध्य सर ए पुल का युद्ध लड़ा गया 1502 ईस्वी में। इस युद्ध में उज्बेक शैबानी खां ने बाबर को पराजित किया और इस सर ए पुल के युद्ध में बाबर की हार होती है और बाबर को पुनः समरकंद को छोड़ना पड़ता है और बाबर फिर से वहीं अपनी खुजंदा की पहाड़ियों में निर्वासित जीवन जीने को फिर से मजबूर होता है। बाबर अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में इसका जिक्र भी करता है कि अल्लाह ने किस तरह उसे विपत्ति में डाला हुआ है और इस समय में उसके आंसू रोके नहीं रुकते। बाबर ये भी कहता है कि हमें खुजंदा की पहाड़ियों में दर बदर भटकते हुए रोटी के लिए भी बगल के गांव से आश्रित रहना पड़ता था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ बाबर 2 बार समरकंद पे अधिकार तो कर लेता है, लेकिन पहली बार मात्र 100 दिनों के बाद और फिर दूसरी बार 8 महीने के बाद ही उसे गंवाना पड़ता है। और जो दूसरी बार बाबर समरकंद को गंवाता है उसके लिए एक उज्बेक शैबानी खां और उसके मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे सर ए पुल का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1502 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप इसे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 1504 में काबुल पे अधिकार कर लेने के बाद बाबर 1507 ईस्वी में काबुल विजय के ही उपलक्ष्य में या काबुल विजय के ही खुशी में अपनी जो पारिवारिक उपाधि थी मिर्जा बाबर या उसके पिता या फिर उनके वंशजों की पारिवारिक उपाधि हुआ करती थी। जैसे बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, बाबर के भाई जहांगीर मिर्जा। तो इस प्रकार जो मिर्जा की उपाधि है वो बाबर की अपनी पारिवारिक उपाधि थी, लेकिन काबुल विजय के बाद में बाबर अपनी पारिवारिक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण करता है। दोस्तों ये पादशाह चूँकि तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा का एक शब्द है, पादशाह का ही अपभ्रंश है बादशाह। तो कहीं कहीं बादशाह भी लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध जो शब्द है वो पादशाह है। तो बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण कब की? तो आप बताएंगे 1507 ईस्वी में। बाबर की जो घरेलू यानी जो पारिवारिक जो उपाधि थी कौन सी होती थी? वो मिर्जा की उपाधि थी। और बाबर ने पादशाह की उपाधि किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की? तो आप बताएंगे बाबर ने उपाधि काबुल विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। तो काबुल विजय के बाद बाबर कंधार, गजनी,
ट्रांसआक्सियाना जैसे क्षेत्रों पे भी कब्जा कर लेता है। इसमें उसको ईरान के शाह इस्माइल से मदद भी मिलती है, क्योंकि ईरान के शाह इस्माइल और उज़्बेक नेता सैवानी खां जो कि बाबर का शत्रु था। तो उज़्बेक नेता सैवानी खां और ईरान के शाह इस्माइल के बीच में भी युद्ध होता है, और उस युद्ध में सैवानी खां की हार होती है और सैवानी खां की मृत्यु 1510 ईस्वी में हो जाती है। बाबर अपनी कूटनीति से अपने शत्रु के शत्रु दोस्त होता है, इस तरह की बात आप जानते हैं। तो चूंकि बाबर का शत्रु उज़्बेक सैवानी खां था, और सैवानी खां और शाह इस्माइल भी आपस में युद्ध लड़ते रहते थे, तो इस कूटनीति का फ़ायदा उठाकर बाबर शाह इस्माइल से संधि कर लेता है। और जैसे ही उज़्बेक सैवानी खां की 1510 में मृत्यु होती है, बाबर 1511 में फिर से समरकंद पर अधिकार कर लेता है। तो ये 1511 में बाबर का समरकंद पे अधिकार ये तीसरी बार अधिकार है। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1497 में बाबर ने अधिकार किया था, मात्र 100 दिन ही उसके अधिकार में रहा था। फिर 1502 में बाबर ने समरकंद पे अधिकार किया था, 1501 में किया था, 1501 में किया था। फिर उसको 8 माह के बाद सर ए पुल के युद्ध में हार के बाद उसे छोड़ना पड़ा था, और बाबर फिर तीसरी बार 1511 में समरकंद पे अधिकार तो कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खां जो कि एक उज़्बेक नेता था, उज़्बेक सरदार था, उसके विरुद्ध युद्ध में बाबर की हार होती है, और बाबर तीसरी बार समरकंद को छोड़ने के लिए मजबूर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल ए मलिक का युद्ध। जैसा कि अभी मैंने कहा कि बाबर ने भारत में तो कई सारे युद्ध लड़े, जैसे कि आप जानते हैं पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और इन सब में बाबर लगातार विजयी रहता है। लेकिन भारत आने से पहले बाबर अपने युवा अवस्था में ही बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुल ए मलिक का युद्ध 1512 में उज़्बेक उबैदुल्ला खां और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें बाबर पराजित हुआ था। इसके पहले आपने देखा 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध हुआ था, उसमें उज़्बेक सैवानी खां और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में सर ए पुल के युद्ध में सैवानी खां ने बाबर को बुरी तरह पराजित किया था। तो ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हैं। बाबर के भारत में जो युद्ध लड़े गए उनसे तो हम आगे उन्हें पढ़ेंगे, उनसे प्रश्न तो बनते ही हैं, लेकिन भारत में आने से पहले बाबर ने कौन कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो ये दो युद्ध हैं, कुल ए मलिक का युद्ध 1512 में, और सर ए पुल 1502 में। सर ए पुल 1502 ईस्वी में। ये दो युद्ध आप बिल्कुल भी याद रखेंगे दोस्तों। जो परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, उस पर मैं बार बार जोर देता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुल ए मलिक का युद्ध और सर ए पुल का युद्ध, बाबर दोनों में पराजित हुआ था उज़्बेकों के सामने। तो इस प्रकार बाबर तीसरी बार समरकंद को छोड़कर हमेशा के लिए समरकंद की जो उसकी इच्छा थी उसको त्याग कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाबर और उज़्बेकों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ है। तो यही उज़्बेक जो सैवानी खां है या उबैदुल्ला खां है, इन्हीं उज़्बेकों से युद्ध करते समय बाबर ने एक नई युद्ध प्रणाली सीखी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि तुलगुमा युद्ध प्रणाली बाबर ने कहाँ से सीखी थी। तुलगुमा युद्ध प्रणाली क्या होती है, कैसे लड़े जाते हैं, तुलगुमा क्या होते हैं, इसमें सेना की सजावट कैसे की जाती है, तोपों को कहाँ रखा जाता है, ये सारी बातें हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सर्वाधिक एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति किनसे सीखी थी, तो आप ध्यान रखेंगे उज़्बेक नेता सैवानी खां से या उज़्बेकों से सीखी थी। तो बाबर उज़्बेकों से लड़ते लड़ते उनकी युद्ध पद्धति को सीख गया था, और इसी का फायदा उसे भारत में मिलता है। तो तुलगुमा युद्ध प्रणाली बाबर ने उज़्बेकों से सीखी। तुलगुमा युद्ध प्रणाली भारत में पहली बार पानीपत में
बाबर ने उसका प्रयोग किया, लेकिन बाबर उज़्बेकों से लड़ते हुए उनको तुलगुमा युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हुए देखा और उसी को उसने सीखा। तो इसे आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बाबर के बारे में और भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बाबर ने उस्मानिया पद्धति कहाँ सीखी थी। उस्मानिया पद्धति तोपों और बंदूकों को युद्ध भूमि में सजाने की ये पद्धति होती है, उसकी बात करेंगे। उस्मानिया पद्धति को उसने ईरान के शाह से सीखा था। आइए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे दो युद्ध से संबंधित दो प्रणालियाँ हैं। एक आपके तुलगुमा युद्ध प्रणाली है जो कि बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। दूसरी एक उस्मानिया पद्धति है। उस्मानिया प्रणाली क्या होती है, तो तोपों या फिर बंदूक कह सकते हैं, तोपों या बंदूकों को सजाने की तो युद्ध भूमि में तोपों को सजाने और बंदूकों को सजाने की जो एक विशेष विधि थी उसको उस्मानिया विधि कहते हैं। चूँकि ईरान पे उस्मानिया वंश का शासन था, ईरान के जो शाह थे, ईरान उस्मानिया, ईरान की जो शाह थे वो उस्मानिया वंश से बिलोंग करते थे। उस्मानिया, इसलिए इसका नाम उस्मानिया प्रणाली पड़ा। और तोपों और बंदूकों के उपयोग में सबसे पहले ईरान के शाहों का नाम आता है। तो बाबर ने इन्हीं से तोपों और बंदूकों की उस्मानिया पद्धति को सीखी और इसका उसने भारत में जो युद्ध लड़े गए उसमें इसका इस्तेमाल भी किया और इसमें उसको काफ़ी विजय भी प्राप्त हुई। इस प्रकार दोस्तों आप ये दो बातें याद रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि बाबर फरगना और समरकंद को गवा देने के बाद निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद उसे काबुल पे अधिकार हो जाता है और बाबर को काबुल पे अधिकार अंत तक बना रहता है। तो कहीं ना कहीं बाबर का काबुल के प्रति जो प्रेम था उसको हम समझ सकते हैं कि जब बाबर के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, कोई राज्य नहीं था, तो उस विकट परिस्थिति में उसे काबुल पे अधिकार हो जाता है और इसलिए बाबर काबुल के प्रति सच्चा प्रेम और देशभक्ति दिखाता है। बाबर काबुल के लोगों से इतना प्रेम करता था कि जब भी कोई बाबर युद्ध लड़ा उसमें जो भी उसे धन या लूट की जो सामग्री प्राप्त हुई तो बाबर काबुल के नागरिकों में एक एक सिक्का बांट दिया करता था। और बाबर की उस उदारता को देखते हुए काबुल के लोगों ने उसे मस्त कलंदर की उपाधि दी या मस्त कलंदर कहा। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि काबुल की जनता बाबर को क्या कहती थी या बाबर को कलंदर की उपाधि किन्होंने दिया। तो चूँकि बाबर प्रत्येक काबुल वासियों को एक एक सिक्का बांटता था प्रत्येक युद्ध के बाद, अतः बाबर की काबुल की जनता में काफ़ी लोकप्रियता थी और काबुल की जनता भी बाबर से प्रेम करती थी और उन्हें प्यार से उसे मस्त कलंदर कहती थी। मस्त कलंदर। तो दोस्तों आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आगे भी करेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। अब बाबर का भारत में आगमन कैसे होता है, भारत में बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े और मुग़ल वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं।